मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कक्षा 10 के गोधूली का जो है हिंदी का आंसर क्वेश्चन है। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव देखा है और कहानी सुना है। ठीक है, और जो आपने इस सेशन का ऑब्जेक्टिव और कहानी नहीं सुना है तो उसका लिंक सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। कहानी सुनने के बाद जो है ना, आपका एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो ही जाएगा। तो पहले आप लोग सुनना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए, अन्यथा क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, उसके बाद सुन लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका आप हमें बताइएगा कमेंट करके लास्ट में से कैसा लगा है। आप देखिए, पहले फिलहाल देखिएगा तभी पता चलेगा सब किस तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला आप पाठ में देख सकते हैं। ठीक है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का जो स्वरूप है वो क्या है, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक जो बात करते हैं विडंबना के स्वरूप के बारे में, तो उसको आपको बता दें। तो लेखक के लिए सबसे पहले तो हम पाठ में बताए ही हैं आपको, तो आज आप उस वीडियो को देखे होइएगा तो क्लियर ही हो गया होगा, और नहीं देखे तो चलिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो उसको भी देखना चाहिएगा तो लास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको आंसर क्वेश्चन कीजिए। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक कहते हैं, देखिए, विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी है ना, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। जातिवाद के पोषक का मतलब क्या हुआ, यानी कि वो उसका जो है उपहास करेगा, बात करेगा से नहीं, आप ये कीजिए वो कीजिए, जाति के आधार पे ही अपना काम कीजिए। तो ये सब जो है ना जातिवाद के पोषक हो गया। उसको जो उसके उपहास करता है उसी को कहते हैं जातिवाद के पोषक। तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जातिवाद के पोषक। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अब जो ऊपर दिए हैं ना उसके पक्ष में, यानी कि जातिवाद के पोषक जो है उस पक्ष में क्या, श्रम विभाजन जाति प्रथा के सम जो है पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। जातिवाद का पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। देखिए, श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और यह कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, पोषक के अनुसार, जातिवाद के पोषक जो है उसके अनुसार कोई बुराई नहीं है। वो कहते हैं तो कुछ सही भी कहते हैं, लेकिन 100% ये सही नहीं होगा। ठीक है, तब इसलिए जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो तर्क यही तर्क देते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जातिवाद के, एक मिनट क्वेश्चन छपा गया, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो देखिए, अब जातिवाद जो अपना तर्क दिए है उस पर लेखक की आपत्तियां क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं लेखक। तो देखिए, लेखक की पर बहुत सारी आपत्तियां हैं, लेकिन उसमें है महिला और एक जो है कार्यकुशलता, सभ्य समाज। ठीक है, तो ये सब आपत्तियां हैं, बहुत सारी आपत्तियां हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रमिक विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। सबसे पहले तो ये बात सही है। देखिए, और जब आप जाति के आधार पर किसी को बांटते हैं तो उसके श्रम को नहीं बांटिए। ठीक है, श्रम को नहीं बांटिए, उसके अनुसार उसको करने दीजिए। चलिए हाँ, मान लीजिए आपको जाति के अनुसार से आपको दास जी है, कोयरी है, कुशवाहा जी, या आप तेली है, तो आप जात के अनुसार उसको बांट सकते हैं, लेकिन जाति के अनुसार उसके कार्य को श्रम के विभाजन नहीं कीजिए। ठीक है, तो और जो आप श्रम के विभाजन कर दीजिए तो देखिए क्या कह रहा है। तो लेखक का वही कहना है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि प्रथा जो है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों की विभाजन सही विभाजन नहीं है। यानी कि आपको कार्य तो सही मिलता है, लेकिन आपका भी विभाजन हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रमुख आपत्तियां रहा लेखक के द्वारा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न देख सकते हैं, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है। जाति जो है भारतीय समाज में स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं है, श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है,
ही नहीं करती बल्कि श्रमिकों का एक दूसरे से ऊंच नीच को भी दर्शाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। देखिए इसका अर्थ समझिए क्या कहना चाहता है। भारत की जाति जो है प्रथा है एक विशेष यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन कहने का मतलब हुआ, आप कहेंगे अस्वाभाविक विभाजन, इसका मतलब हुआ जैसे आप किसान के लड़के हैं, ठीक है, या आप बढ़ई के लड़के हैं, आपको वही काम करने के लिए कहा जाएगा जो कि आपके पिताजी करते हैं। आपको वो काम दे देगा, आपके इच्छा के अनुसार आपको उस काम में करने में मन नहीं लगेगा, तो क्या होगा, वो उस काम में आपका मन नहीं लगेगा तो सही तरीके से काम कीजिएगा नहीं कीजिएगा, तो इस तरह से तो आपका मन ही नहीं लगेगा, पैसा भी कम कमाइएगा। तो ये जो है अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है, विभाजन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे बनी हुई है। देखिए ये बात तो सही है, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, लेकिन कैसे बनी हुई है इसको देखते हैं। तो देखिए भारत में जाति प्रथा लोगों की कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जिसमें उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। जैसे देखिए आप समझिए इसको क्या कहता है, जाति प्रथा जो है भारत के लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देता है जो उनके पूर्वज नहीं किए। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी या आपके दादाजी किसान थे, ठीक है, किसान थे और आपको किसानी करने में मन नहीं लगता है, तो आप किसानी करना चाहेंगे नहीं ना। आप मान लेते हैं आपको डांस में मन लगता है, तो आप डांसर बनना चाहेंगे, तो देखिए समाज में क्या कहेंगे, देखिए ना फलना माँ के बेटा डांसर बनेगा, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं ना, समझे ना। जैसे कि किसी अब कोई दूसरा काम करता है, जैसे बढ़ाई का काम करता है, अब उसको बढ़ाई के काम करने में मन नहीं लगता है तो दूसरा काम करेगा, लेकिन आपको चुनने नहीं देगा। जाति के आधार पर आप बटे हुए हैं, आपको ये चीज़ चुनने नहीं देगा, जाति प्रथा आपको वो चीज़ चुनने नहीं देगा। तो आपको क्या कर पाएगा, जो आपके पूर्वज किए हुए हैं। तो आपको डांस करने में मन लगता है लेकिन आपके पूर्वज डांस किए नहीं है, तो आप कीजिएगा तो सब क्या कहेंगे, उल्टा सीधा ही आपको बोलेंगे। तो इसका मतलब है, और जब आप किसानी ही कीजिएगा तो आपको उसमें मन लगेगा ही नहीं, तो कार्य आपके अनुसार से वो काम हुआ नहीं, तो आप उसमें पैसा भी कम कमाइएगा। और उसके अलावा तो इस तरह से तो आप समझ गए। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो देखिए लेखक जो है सबसे पहले जो आधुनिक युग में जो है गरीबी की सबसे बड़ी समस्या है वो है उत्पीड़न, और उससे भी बड़ी समस्या क्या मानते हैं। तो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं, तो जाति प्रथा को। आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो समस्या जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा भारत के लोगों को ही जो है उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। जैसे किसी का स्वभाव है वो बता ही दिया है, आपको डांस करने का मन है, लेकिन आपका जो है डांस करने के लिए यहाँ पे आपको नहीं देगा, कहेगा नचनिया बनेगा। और सबसे बड़ा भी ये है अनुमति नहीं देगा, समझे ना। तो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या मानते हैं जाति प्रथा को, जो कि आपके लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं में से जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुखों पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इस पाठ में देखिए क्या होता है, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है, ठीक है, बताया, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे पहले है। सब आपको बता ही दिए, यानी कि आर्थिक मतलब रुपया पैसा, और जब आपको अपने इच्छा के अनुसार वो कार्य नहीं देगा तो आप क्या होगा, आपको उसमें मन नहीं लगेगा तो उतना काम भी नहीं कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा तो पैसे तो आएंगे नहीं। तो इसलिए आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। रचनात्मक पहलू का मतलब समझिए, रचनात्मक का मतलब आपको उसमें रुचि नहीं है, मन नहीं है वो करने का, आपको ज़बरदस्ती कराया गया है। जैसे अब किसी को क्या कहते हैं, आपको किसानी करने के खेती में मन नहीं लगता है, अब पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और खेती कर लीजिएगा, तो आपको क्या कहेंगे, पढ़ लिख करके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, दूसरा चीज़ करता है, तो आप
को उसमें भटका भी देगा और इस तरह से तो आपको उसमें मन नहीं लगेगा, आप कर लिए तो उल्टा सीधा जवाब देगा सब। तो ये जो है आपके रचनात्मक पहलू से भी हानिकारक है, समझे ना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने है लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण, देखिए दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। देखिए आज के समय हमारा भारत क्या है, लोकतंत्रात्मक है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र कहीं दिखता है। देखिए कैसे दिखता है क्या, आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको बताते हैं नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, कैसे नहीं दिखता है। देखिए जब ये अब बात में सही है, लेकिन जब चुनाव होता है, देखिए चुनाव होता है तो पार्टी बना लेता है, 2 आदमी है, एक इस पार्टी में घुस जाएगा, एक इस पार्टी में घुस जाएगा, और दोनों चाहते हैं इसको हम जीते तो हम जीते 2 भाई है, मान लिया 2 भाई है, ठीक है, एक आई में घुस गया, एक आई में घुस गया, ये चाहता है से ये जीते, ये चाहता है ये जीते। तो इसमें भाईचारा कहाँ है, दोनों में दूध पानी का मिश्रण कहाँ है, दोनों अलग अलग है। तो दोनों में दूध और पानी का मिश्रण, तो दूध और पानी का मिश्रण ही सच्चे लोकतंत्र की भाईचारे को आवश्यक मानता है, ठीक है। तो आपने समझ गया, इसका आंसर क्वेश्चन आपको करा दिए गए। इसी तरह आपको हर एक पार्ट का आंसर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और कहानी आपको मिलेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया आया है तो, पहली बार आया तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो। और आप हमें ये बताइए से आपको जो हम करा रहे हैं पढ़ाई, इस तरह से करवा रहे हैं, क्या कितना आपको लाभदायक होता है, या आप हमें पढ़ाई में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा प्लीज़, ताकि हम उसको सुधार करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएं। और सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जा करके देख लीजिए। नहीं देखे हैं इससे पिछला वीडियो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो करा ही दी है, तो ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे और कहानी नहीं सुने हैं और लेखा का परिचय नहीं देखे तो उसका देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।